हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में काफी तगड़ी झड़प देखने को मिली है। साथियों, ऐसा हमें इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि 10 साल के बाद सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रतिपक्ष का नेता मजबूती के साथ खड़े होकर संसद में वो सभी मुद्दों को उठा रहा है जो जनता के असल मुद्दे हैं। यहाँ पर बात साथियों अडानी की नहीं की जा रही, अंबानी की नहीं की जा रही, यहाँ पर अमीर वर्ग की बातों को छोड़ करके उस गरीब तबके की बात की जा रही है, जहाँ पर गरीब तबका सपनों को बुनने का प्रयास करता है, उन सपनों को देखता है, उन्हीं सपनों के लिए वो पूरा का पूरा जीवन साथियों लगा देता है। यहाँ पर एक आम विद्यार्थी की बात की जा रही है जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और जब वह नीट की परीक्षा में बैठने जाता है तो वहां पर जो अमीर घरानों के बच्चे हैं वो पहले से पेपर पा चुके हैं और वो बच्चे साथियों वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब एक तरीके से पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। नीट प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी यहां पर राहुल गांधी यहां पर बात करते हैं 7 साल में 70 पेपर लीक की, जिसका अभी तक कोई भी तोड़ निचोड़ नहीं निकाल पाई है। कोई भी सरकार हो, कहीं भी बीजेपी की सरकार हो, वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर लीक हो ही जाता है। जैसे बिहार की बात करें या बात करें उत्तर प्रदेश की, यहां पर एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में ही आपने देख लिया होगा कि अमित शाह जी संरक्षण की मांग करते हैं किससे? स्पीकर महोदय से, कि स्पीकर महोदय जी आप हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, जब संसद चलती है तो प्रतिपक्ष हो यानी कि विपक्ष हो, वह सवाल कठोरता के साथ पूछता है, जिससे कि एक निरंकुश सरकार एक अंकुश के रूप में सही प्रकार से सही मुद्दों पर चर्चा करे। और ऐसा ही कुछ राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया, जिसमें लगातार अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, या बात करें हम राजनाथ सिंह, या बात करें उनके तमाम नेता लगातार उठकर जवाब देते रहे। मतलब सरकार का कहीं ना कहीं साथियों बचाव करते हुए नजर आए। आप यहां पर सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर यहां पर गुजरात हारने जा रही है, ऐसा क्यों कहा? ऐसी कौन सी रिपोर्ट राहुल गांधी जी के हाथ में आ गई है जिसके माध्यम से वे बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि लिख कर ले लो, गुजरात इंडिया गठबंधन आपको हराने जा रहा है, गुजरात भी आप हारने जा रहे हैं। ऐसा क्या फॉर्मूला मिल गया है जिससे कि राहुल गांधी पूरे के पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है।
वहीं पर अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वह सिंपल सी एक कहानी सुनाते हैं कि एक बच्चा है, वो बच्चा 99 नंबर लेकर आता है और पूरे के पूरे गांव में चक्कर लगाता फिरता है कि मेरे 99 नंबर आए हैं, मेरे 99 नंबर आए हैं, और सभी उसे शाबाशी देते हैं कि शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन जब पूरे गांव वालों को यह पता चलता है कि वो नंबर 543 में से आए हैं, तो फिर वहां पर जो स्थिति पहले बन रही थी वो स्थिति पूरी की पूरी उलट जाती है और वे इसे बालक बुद्धि का नाम देते हैं। जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है, इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। यहां पर एक प्रश्न साथियों में यह करना चाहूंगा कि वे बालक बुद्धि की बड़ाई कर रहे थे या बालक बुद्धि का मजाक बनाने का प्रयास कर रहे थे, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ उस चीज पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से राहुल गांधी लगातार हमलावर रहे सत्ता पक्ष पर। सत्ता पक्ष यानी कि मैं बात कर रहा हूं एनडीए बीजेपी की, जो कि पूरी की पूरी साथियों हिंदू 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 के एक नींव पर टिकी हुई है और यहां पर राहुल गांधी जी उसी हिंदू की नींव को हिलाने का प्रयास करते हैं। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। एक समय में साथियों, या हम बात करें कि बीते 10 सालों में जो देश में देखने को मिला या जो देश में समझने को मिला, वो एक ही चीज देखने को मिली, एक ही चीज समझने को मिली। वो क्या थी? वो अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला कि बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी जी, अर्थव्यवस्था मजबूती का मतलब नरेंद्र मोदी जी, हिंदू का मतलब नरेंद्र मोदी जी, यहां पर आप देखेंगे विकास का मतलब भी नरेंद्र मोदी जी। ये सब कुछ एक जनता के मन में पूरी तरह से बैठ गया है कि नरेंद्र मोदी जी ही बीजेपी हैं, नरेंद्र मोदी जी ही विकास हैं, नरेंद्र मोदी जी ही अर्थव्यवस्था हैं, नरेंद्र मोदी जी ही हिंदू जी, ठीक है, मतलब हिंदुज्म है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि सभी जनमानस के मन में यही विचार बैठ गया है। आज के समय में आप अगर किसी भी जनमानस से बात करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी एक तरह से भगवान हैं। क्यों? क्योंकि साथियों नरेंद्र मोदी जी भी खुद को कहते हैं कि वो सीधा का सीधा संपर्क भगवान से रखते हैं, वो हम लोगों की तरह आम जन नहीं है। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी जी ने भी यहाँ पर कहने का प्रयास किया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अमित शाह जी संरक्षण मांगने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद ऐसी लग रही है कि बीते हुए 10 सालों में किसी भी नेता के द्वारा, किसी भी
विपक्ष के द्वारा इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछे गए, इस तरीके से हमला नहीं किया गया, इसीलिए शायद अब हमले की वो आदत नहीं रही है। इस प्रकार से पहले भी हमले किए जाते थे। अगर आप बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इससे भी तीखे हमले किए जाते थे और उसका जवाब सत्ता पक्ष बड़ी ही सफाई से और अपनी अगर गलती होती थी उसको भी मानने का प्रयास करता था। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। यहां पर राहुल गांधी जी जब युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, राहुल गांधी जी जब नीट परीक्षा के कॉमर्शियलाइजेशन की बात करते हैं, जब राहुल गांधी जी मणिपुर के ऊपर सवाल उठाते हैं, जब राहुल गांधी जी अग्निवीर के ऊपर प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं, राहुल गांधी जी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट की तरफ धकेलने के बारे में जब प्रश्न पूछते हैं, तब फिर वहां पर सब एकदम से सन्नाटा क्यों छा जाता है। जब राहुल गांधी जी हिंदुज़्म के ऊपर पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन, पूरी की पूरी बात को कहने का प्रयास करते हैं, वहां पर जो सभापति महोदय का जो चेहरा है वो भी देखने लायक होता है। लेकिन जब वही चेहरा आप तब देखिएगा जब नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर के वक्तव्य बोल रहे हों, तो उनके चेहरे पर एक अलग स्माइल होती है। लेकिन वहीं जब विपक्ष के नेता किसी प्रकार का प्रश्न कटाक्ष करने का प्रयास करते हैं तो एकदम से माथे पर सिरहंसी दौड़ जाती है, वो हंसी एकदम से गायब हो जाती है। राहुल गांधी जी इस पर भी सवाल उठाते हैं और बेबाकी से जवाब मांगने का प्रयास करते हैं। मैं बात करूंगा उस फॉर्मूले की जिसके तहत साथियों अगले ये जो 6 राज्य हैं वो टारगेट करने का प्रयास इंडिया गठबंधन के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। ये वो राज्य हैं साथियों जहां पर आने वाले 1 साल में चुनाव होने हैं और राहुल गांधी जी यह दावा कर रहे हैं कि वो लगभग इनमें जीतने वाले हैं। गुजरात को तो कह दिया है कि लिख कर ले लो, गुजरात में हम आपको हराएंगे। तो देखना यह होगा कि गुजरात को मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी किस प्रकार से बचाने का प्रयास करती है। ये वो 6 राज्य जानिए कौन से हैं। अगर बात करते हैं हरियाणा की, बात करते हैं यहां पर हरियाणा की, बात करते हैं यहां पर हरियाणा की, बात करते हैं महाराष्ट्र की, बात करते हैं बिहार की, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात। ये वो साथियों गढ़ हैं जहां पर यदि कांग्रेस अपनी वापसी ढंग से कर लेती है या इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ यहां पर खड़ा हो जाएगा तो फिर साथियों बीजेपी कहीं पीछे न खिसक जाए या बीजेपी हमें धुरी पर नजर ही ना आए। आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर हरियाणा में साथियों किसानों के माध्यम से जो पूरा का पूरा तबका है वो कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं शिंदे जी के उद्धव ठाकरे के साथ पूरा का पूरा यहाँ पर वोट बैंक को क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ बात करें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ, झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ और गुजरात में पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों के साथ जो गठजोड़ किया जाएगा उससे वहां पर मजबूती समझ में आएगी। और यहां पर अगर हम बात करें उस फॉर्मूले की जिसके तहत इंडिया गठबंधन अपनी जीत की राह को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, वह कहीं ना कहीं साथियों व्यापारी वर्ग का वो तबका है जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, साथ ही साथ सबसे अधिक भरोसेमंद वोट बैंक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, यह वर्ग भी साथियों कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर अभी झुका हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर सेंध लगती है, अगर यहाँ पर इस एरिया में सेंध लगाई जाती है, इस एरिया में अगर सेंध लग जाएगी तो फिर साथियों बीजेपी ध्वस्त हो जाएगी। यह बात सभी जान रहे होंगे। यहाँ पर अगर यह फॉर्मूला काम कर गया जिस तरीके से अभी हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव में हम सभी ने देखा कि जातिगत समीकरण के आधार पर जहां जहां सीटें दी गईं वहां मजबूती से वह सीट साथियों इंडिया गठबंधन के पाले में गई और वहां पर
बीजेपी या एनडीए को बहुत ही करारी शिकस्त देखने को मिली। साथियों, इसीलिए कहीं ना कहीं लगता है कि ये 6 राज्य हैं, या हम कहें कि इंडिया गठबंधन ने अपनी जीत को जीतने का वो आसान सा तरीका खोज लिया है। किस तरीके से आरएसएस पे वो पकड़ बनाने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से आरएसएस बीजेपी के साथ जाने का प्रयास कर सकती है या किसके साथ जाएगी, यह भी दिलचस्प होगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।